गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेल्थ के बाद में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? इलनेस के बारे में, बीमारियों के बारे में, कि बीमारी क्या होती है, किसकी वजह से होती है, कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं, कितने इसके टाइप होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि इसको इस प्रकार की या इस टाइप की बीमारी है। सभी को पता है, अगर वो हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, तो उसमें अगर किसी एक में भी गड़बड़ी हो गई है तो वही इंसान बीमार है, वही इलनेस में है, वही इंसान रोगी है। समझ में आया? इज दैट क्लियर? यहाँ इसकी डेफिनेशन के अंदर देखो, शरीर अथवा उसके किसी अंग की ऐसी स्थिति जिसमें इसके सामान्य कार्य बाधित हो गए या अव्यवस्थित हो गए हैं, उसी को आप क्या बोलते हो? रोग बोलते हो। इलनेस किसको बोला जाता है? डिजीज किसको बोली जाती है? जब उस इंसान के शरीर में या उस शरीर में जितने भी अंग हैं उनमें से किसी एक अंग में भी ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से उसके कार्य बाधित हो गए हैं और प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, उन्हीं को आप क्या बोलते हो? डिजीज और रोग बोलते हो। यहाँ इंग्लिश में दे रखी है, ए कंडीशन ऑफ द बॉडी और सम पार्ट ऑफ ऑर्गन ऑफ द बॉडी इन विच इट्स फंक्शंस आर डिस्टर्ब और डीअरेंज्ड। अरे उसके फंक्शंस क्या हो गए? इम्प्रॉपर हो गए और डीअरेंज्ड मतलब व्यवस्थित तरीके से नहीं है, अव्यवस्थित तरीके से वहां वो मौजूद है, उसी को आप क्या बोलते हो? डिजीज बोलते हो। मुख्यतः 4 तरीके की होती है: बैक्टीरिया, पैथोजेनिक, फिजियोलॉजिकल शरीर से संबंधित, अभाव जनित रोग डेफिशिएंसी डिजीज, और लास्ट वन क्या है? हेरिडिटरी डिजीज। अरे ये वो सारे के सारे क्या है? कारण के आधार पर होने वाली बीमारियां, जिनको आप क्या बोलते हो? डिजीज बोलते हो और रोग बोलते हो। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे इन सारे के सारे अलग अलग टॉपिक्स के बारे में, तो यहाँ पे रोगाणु जनित में क्या आता है? पैथोजन। पैथोजन में क्या क्या आएगा? 1 बाय 1 देखना। बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, फंगस की वजह से, या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी है, उन सब की वजह से अगर हमारे शरीर में संक्रमण हो जाता है, उसी को आप क्या बोलते हो? पैथोजेनिक डिजीज। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव के द्वारा अगर हमारे शरीर में कोई भी प्रॉब्लम या समस्या आ जाती है, उसको आप क्या बोलते हो? पैथोजेनिक डिजीज। नेक्स्ट वन क्या है? फिजिकल डिजीज या फिजियोलॉजिकल डिजीज। अरे फिजियोलॉजिकल के अंदर क्या आता है? अगर हमारे ऑर्गन, समझ में आ रहा है, ऑर्गन क्या हो गए? प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे, मान लो डैमेज हो गए हैं। क्या? कोई ऑर्गन है हमारे शरीर का और वो डैमेज हो गया है और वो काम नहीं कर पा रहा है, जैसे कि मान लो लीवर के अंदर क्या हो गई? सिरोसिस प्रॉब्लम आ गई, लीवर के टिश्यू खराब हो गए, किडनी ने काम करना बंद कर दिया, तो ये क्या हो गई? फिजियोलॉजिकल। अरे जितने भी ऑर्गन है हमारे शरीर के, अगर वो प्रॉपर तरीके से अपना कार्य नहीं कर रहे हैं या उन्होंने कार्य करना बंद कर दिया है, वो क्या होती है? फिजियोलॉजिकल डिजीज। अच्छा एक एग्जांपल देती हूँ। किडनी का क्या काम है? शरीर से यूरिन को और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। अब अगर किडनी फेल हो गई है तो उसका काम क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो ना तो यूरिन बाहर जाएगा ना वेस्ट प्रोडक्ट जाएंगे, तो वो किस प्रकार की बीमारी हुई? फिजियोलॉजिकल बीमारी। समझ में आया? वहीं अगर हम बात करें किसकी? रेस्पिरेशन की, श्वसन तंत्र की बात करें, अगर लंग्स ने काम करना बंद कर दिया तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, तो ये क्या हो गई? फिजियोलॉजिकल बीमारी। अगर हमारे तंत्रिका तंत्र ने काम करना बंद कर दिया तो हमारे अंदर जो चेंजेस आएंगे, परिवर्तन आएंगे एबनॉर्मल, जो कि असामान्य होंगे, वो क्या हुई? फिजियोलॉजिकल डिजीज। तो बॉडी के जितने भी ऑर्गन अगर उन्होंने अपना नॉर्मल कार्य करना बंद कर दिया है, उसी को आप बोलते हो फिजियोलॉजिकल डिजीज।
समझ में आया? क्या बोलते हैं हम उसको? फिजियोलॉजिकल डिजीज। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी? अभाव जनित मतलब डेफिशिएंसी डिजीज। अरे डेफिशिएंसी डिजीज के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी भाई? यहाँ पे यही है, मान लो आप न्यूट्रिशन ले रहे हो, समझ में आ रहा है? आप क्या ले रहे हो? न्यूट्रिशन ले रहे हो, और उस न्यूट्रिशन की वजह से आपको क्या नहीं मिल पा रही है? विटामिन नहीं मिल पा रही है। ठीक है, विटामिन आपको नहीं मिल रही है, तो उन विटामिन की कमी से, उनकी कमी से जो बीमारी होगी उसी को आप बोलते हो अभाव जनित रोग और डेफिशिएंसी डिजीज। अरे मान लो मैंने कहा उसको विटामिन बी नहीं मिल रहा है, विटामिन सी नहीं मिल रहा है तो उसको स्कर्वी हो गया, विटामिन ए नहीं मिल रहा है तो उसको आंखों की प्रॉब्लम हो गई, विटामिन ई नहीं मिल रहा है तो उसको स्किन की, त्वचा की प्रॉब्लम हो गई। तो ये सारे क्या होते हैं? किसी एक चीज की अभाव की वजह से जो हमारे शरीर में रोग होगा उसी को आप बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी का मतलब होता है अभाव होना या कमी होना। किसी एक पर्टिकुलर चीज की कमी हो गई, वो कमी आगे जाके बीमारी में बदल गई, उसी को आप बोलते हो डेफिशिएंसी डिजीज। समझ में आया? लास्ट वन क्या है आपका? हेरिडिटरी डिजीज। अरे आनुवांशिक बीमारी। अगर आनुवांशिक बीमारी की बात करोगे तो एक व्यक्ति से अगर दूसरे व्यक्ति में नहीं, कैसे? ये वैसे कम्युनिकेबल नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल है। ये क्या? पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, मेरे से दूसरे में नहीं फैलेगी, बट मेरी पीढ़ी को मेरी प्रॉब्लम आगे जाके हो सकती है, उसको बोलते हैं आनुवांशिक। क्या बोलते हैं? आनुवांशिक। ये वो बीमारी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी है, वो चलती रहती है। दादाजी को टीबी था तो क्या पता आगे जाके हो जाए, दादाजी को ये प्रॉब्लम थी तो पोते को ये हो जाए, पोती को हो जाए, जो भी है। तो ये सारे क्या होते हैं? हेरिडिटरी या आनुवांशिक डिजीज होती हैं। इज दैट क्लियर? ये क्या हो गए? बीमारी के, रोग के प्रकार। समझ में आया? अगर हम नेक्स्ट वन, ये जो रोग हो गया, अब इन रोगों को हम पहचानते कैसे हैं भाई? क्या करते हैं हम लोग? इन बीमारियों को हम पहचानते कैसे हैं? तो यहाँ पे जो डिजीज कंडीशन होगी, उस डिजीज कंडीशन के लिए 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या क्या जरूरी है? सबसे पहले एजेंट। एजेंट का मतलब होता है बीमारी करने वाला कारक। पर्यावरण, उस पर्यावरण की वजह से, और होस्ट, होस्ट का मतलब जिसके अंदर बीमारी हो रही है। इन तीनों चीजों का मौजूद होना बहुत जरूरी है, तभी एक इंसान के अंदर बीमारी पॉसिबल है। अगर इनमें से भाई इंसान भी मौजूद है, एनवायरनमेंट भी मौजूद है, बट कारक मौजूद नहीं है, तो बीमारी नहीं होगी। ये दोनों मौजूद है, ये नहीं है, तो भाई बीमारी होगी किसमें? अब एजेंट भी है और होस्ट भी है, दोनों ही है, बीमारी करने वाला भी है और जिसमें बीमारी होगी वो भी है, बट एक चीज नहीं है। क्या? पर्यावरण। अरे उसको ऐसा इन्वायरमेंट ही नहीं मिला कि वो बीमारी हो जाए। समझ में आ रहा है? मान लो कोरोना जो अभी चल रहा था, कोरोना काल चल रहा था, उसके अंदर सभी को पता है कोरोना वायरस एजेंट का काम कर रहा था और हम ह्यूमन बीइंग होस्ट का काम कर रहे थे। इन्वायरमेंट क्या उस इंसान की बॉडी पे डिपेंड करेगा कि उसका इम्यून पावर स्ट्रांग है तो कोरोना नहीं आएगा। वहीं अगर उसका इम्यून पावर वीक था, उसको सर्दी जुकाम हो गई थी, तो उस वायरस को वो इंसान मिल गया, क्योंकि उसको पता है ये ऑलरेडी कमजोर है, अभी बीमारी की हालत में चल रहा है, अगर मैं इसकी बॉडी में जाऊंगा तो मैं बीमारी पैदा करवा सकता हूं। इज दैट क्लियर? उसको बोलते हैं इन्वायरमेंट। उस कारक को ऐसी सिचुएशन मिलनी चाहिए उस इंसान के शरीर में, तभी वो इस बीमारी को करवा सकता है। दूसरी बात करें, अगर देखा जाए जैसे मलेरिया है, डेंगू है, भाई डेंगू में जो डेंगू का जो भी एजेंट होता है वो मौजूद है और इंसान भी मौजूद है, बट जरूरी है उस डेंगू के जो भी ये वो है उसका वायरस है, उसका कब फैलेगा? वो जब बारिश का मौसम होगा, जहां पे कीचड़ इकट्ठा हो जाएगा,
उसी टाइम पे तो वो उसके अंदर अपनी जनसंख्या बढ़ाएगा। तो अगर उसको ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है तो वो हमारे अंदर बीमारी कॉज नहीं कर सकता। तीसरी कंडीशन, मान लो कुछ बैक्टीरिया या एजेंट ऐसे होते हैं कि वो हमारे शरीर में जाते ही बीमारी कर देते हैं, बट कई बार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, अगर हमारे शरीर में पूरी जगह क्या है, ऑक्सीजन। अब कोई कोई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, अगर वो ऑक्सीजन वाली जगह पे चले गए ना तो वो मर जाएंगे। आपको पता है मिट्टी होती है ना, मिट्टी सभी जानते हैं मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, उस मिट्टी के अंदर टिटनस का बैक्टीरिया रहता है। पानी में रहता है क्या टिटनस का बैक्टीरिया? नहीं, मिट्टी में रहता है। हमें पानी की चोट की वजह से टिटनस कभी नहीं होता है, लोहे की लग गई है, कोई जंग वंग की लग गई है, मिट्टी एक्सीडेंट होता है तभी तो हम टीटी का इंजेक्शन लगाते हैं। पानी में छलांग लगाई, टीटी का इंजेक्शन नहीं लगाते हैं। समझ में आया? पानी से चोट थोड़ी ना लगती है, बट कई बार लग जाती है, तो टीटी का इंजेक्शन उस टाइम पे नहीं, तब लगता है जब एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्योंकि वो चांसेस बढ़ा देता है। टीटी का इंजेक्शन, बैक्टीरिया हमारे शरीर में जाएगा, जहां चोट लगी है वहां ऑक्सीजन नहीं जाएगी, क्योंकि ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, रक्त परिसंचरण वहां का रुक जाएगा, रुकेगा तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो बैक्टीरिया आराम से उसकी बॉडी में चला जाएगा। तो ये उनके कुछ पर्यावरण, उसका कुछ एक बोलते ना फेवरेट जगह होती है, फेवरेट प्लेस होता है, स्थान होता है, जिसके अंदर ही वो क्या करते हैं, अपना जोर चलाते हैं। हमें अगर किसी और के घर पे भेज दिया जाए, मेहमान बन के चले गए, हम वहां पे दादागिरी नहीं करते हैं, हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे, बट अगर मम्मी के पास है तो अपनी मर्जी हम वो खा सकते हैं, क्योंकि वो हमारा फेवरेट प्लेस है, हमारा अपनी जगह है। समझ में आया? वही इन पे डिपेंड करता है, किन पे, एजेंट पे। तीनों चीजों का एक साथ मौजूद होना तभी बीमारी पॉसिबल है, अदरवाइज बीमारी नहीं हो पाएगी। समझ में आया? नेक्स्ट वन, अगर यहाँ पे आप बात करोगे तो इस नर्सिंग प्रोसेस इंक्लूड है इसके अंदर कि बीमारी हो गई, अब उस बीमारी के अंदर हम लोग पता कैसे करते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, नर्स है वो अपना क्या रोल प्ले करती है कि उस बीमारी का पता करती है। इस नर्सिंग प्रोसेस के अंदर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले क्या चीज आती है भाई, नर्सिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप रोगी को उसकी बीमारी का पता करो, उससे पूछो, पूछ के फिर डिसाइड करो कि इसको किस प्रकार की देखभाल की जरूरत है, किस किस दवाई की जरूरत है, उसकी फिर प्लानिंग करो। प्लानिंग करने के बाद वो प्लानिंग उस पर अप्लाई करो, और अप्लाई करके देखो कि ये इंसान इससे ठीक हुआ है कि नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ है तो फिर दूसरी कोई चीज उस पर फिर ट्राई करो। समझ में आया? इज दैट क्लियर? भाई अगर हम लोग घर पे कुछ भी लगाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, या घर बनाना है हमें, तो उसके लिए पहले ये तो करते हैं कि भाई जगह ढूंढेंगे कि कौन सी जगह पे हमें ये चीज बनानी है, फिर वहां पे उसका क्या डायग्नोस करेंगे कि यहाँ पे कल को कोई अर्थक्वेक आ जाए, या मतलब जो भी है गिरने विरने के चांसेस नहीं होने चाहिए। तीसरी बात, वहां पे ये देखते हैं कि हम डिसाइड करते हैं, प्लान करते हैं कि हाँ यहाँ ये कमरा बनेगा, यहाँ वो कमरा बनेगा, इसके लिए इतने ईंट पत्थर चाहिए, इतने सीमेंट चाहिए, वो बना ली। फिर आपने उसको प्लान को आगे भाई बनाना स्टार्ट कर दिया। जब घर बनने लगा और बीच में आपको लगा कि यार ये यहाँ पे थोड़ा गलत हो रहा है, इससे तो ये घर अच्छा नहीं लगेगा, तो आपने तुरंत वहीं उसको रोक के कोई दूसरी चीज वहां पे करवाना स्टार्ट कर दी। तो ये चीजें यहाँ पे हम मैनेजमेंट में करते हैं। अगर एक नर्स के पास कोई पेशेंट आया है जिसको क्या हो रखी है, बुखार हो रखी है, बुखार के अंदर पेशेंट ने बता दिया कि मेरा बॉडी पूरी तप रही है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, मुझे ये लक्षण आ रहे हैं। डॉक्टर ने देखा, उसका टेम्परेचर चेक किया, नर्स को बता दिया, अब नर्स उसकी केयर कर रही है, डायग्नोस हो गया कि हाँ इसको बुखार है। डॉक्टर ने उसको प्लान किया कि इसको हम पैरासीटामोल देते हैं, पैरासीटामोल देने के बाद देखा तो वही उसकी क्या हुई, बुखार कम नहीं हुई। तो डॉक्टर ने फिर उसका ट्रीटमेंट चेंज किया, चेंज करके फिर कोई दूसरी चीज वहां पे अप्लाई की, उससे भी ठीक नहीं हुआ, फिर कोई तीसरी चीज देखी। यही चीज किस में आती है, नर्सिंग प्रोसेस में, जो स्टेप बाय स्टेप चलती है।
इसके क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं नर्सिंग प्रोसेस के, बहुत उद्देश्य हैं जिनके अंदर रोगी को क्रमबद्ध, अरे ऑर्डर के साथ में और प्लानिंग के साथ में कॉम्प्रिहेंसिव, पूरी की पूरी देखभाल प्रदान करना। ये किसके द्वारा किया जाता है, नर्स के द्वारा, इसीलिए आप इसको नर्सिंग प्रोसेस बोलते हो। रोगी को ऑर्डरली प्लान के साथ कॉम्प्रिहेंसिव देखभाल प्रदान करने में नर्स की मदद करना, यही क्या इसका पहला उद्देश्य है। जिसके अंदर क्या होता है, हम 4 प्रकार की देखभाल शामिल है। प्रिवेंटिव का मतलब होता है रोकने वाली, क्यूरेटिव का मतलब होता है उपचार देने वाली, प्रोमोटिव का मतलब होता है प्रमोट कराने वाली, हेल्थ को, समझ में आ रहा है, और लास्ट है रिहेबिलिटेटिव, दोबारा उसकी स्थिति नॉर्मल बनाने वाली। ये कुछ देखभाल है वो की जाती है किसके अंदर, नर्सिंग प्रोसेस के अंदर। ये इनका पहला उद्देश्य क्या हो गया, एक इंसान को प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव और रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करना। समझ में आ रहा है, बीमारी से होने से बचाना, हो गई है तो उसको ठीक करना, उसको अच्छा खाना खाने के लिए, अच्छा रहने के लिए, अच्छा पहनने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए कहेंगे तो उसकी हेल्थ और प्रमोट होगी, बीमारी उसको होगी नहीं। और अगर सब कुछ हो गया, रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है आप उसको वापस पुनः बीमारी होने के बाद में उसको वापस बिना बीमारी वाली सिचुएशन में लाना। ये कौन करेगा, एक नर्सिंग करेगी। नर्स द्वारा उपलब्ध साधनों संसाधनों, जिसमें क्या धन सामग्री या उचित उपयोग करना सुनिश्चित करना, इसके फलस्वरूप नर्स क्या करती है, बेहतर स्वास्थ्य प्रदान कर पाती है। अगर उस नर्स को सारी चीजें उपलब्ध है तो वो उस पेशेंट को सारी केयर अच्छे से दे पाएगी। नर्स द्वारा समय की बचत सुनिश्चित करना, ये नहीं कि बस उसी के साथ में उसी पेशेंट की को किए जा रही है, बाकी पेशेंट वेट कर रहे हैं, नहीं, उसको हर एक पेशेंट को अपना एक टाइम शेड्यूल देना होता है। नर्सिंग देखभाल के उद्देश्य है वो पर्पसफुल और सिस्टमेटिक होते हैं। समझ में आ रहा है भाई, नर्सिंग प्रोसेस क्यों दी जा रही है, हमारा उद्देश्य क्या है, पेशेंट को ठीक करना, मेन उद्देश्य यही है, और हमारा पर्पस भी यही है कि पेशेंट ठीक होगा तो हमें ऑब्वियसली हमें सामने वाला बंदा यही कहेगा कि आपकी केयर बहुत अच्छी थी, मैं पूरी तरीके से ठीक हो गया हूँ। वहीं अगर आपने उस पेशेंट का ध्यान नहीं दिया, अच्छे से देख रेख नहीं की, तो लास्ट में गालियां देके जाता है। तो ज्यादा जरूरी है आप ब्लेसेस उनसे लो। समझ में आ रहा है, ब्लेसेस लेंगे तो हमारा पर्पस जो था सिस्टमेटिक तरीके से वो कंप्लीट हो गया कि पेशेंट को ठीक भी कर दिया और पेशेंट ने शाबाशी भी दी। समझ में आया। नर्सिंग प्रक्रिया के कुछ लाभ होते हैं, जैसे कि ये एक नर्स के लिए एक ऐसा बेस है, आधार तैयार करती है जिसके ऊपर प्रदान की जाने वाली देखभाल की बुनियाद रखी जा सकती है। अरे नर्सिंग प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा नर्स को एक बेस प्रदान किया जाता है, एक आधार प्रदान किया जाता है, क्योंकि इसके द्वारा जब वो अपना नर्सिंग अपना केयर देखभाल उस पेशेंट को देगी तो वो उसका एक बेस बन जाएगा कि यहाँ ये अच्छी सपोर्टिव, क्यूरेटिव और नर्स है। ये नर्स द्वारा बेहतर और प्रभावी स्वास्थ्य प्रदान करने में भी सहायक होती है। नर्स क्या करती है, उनको बेनिफिशियल पेशेंट के लिए अच्छी होनी चाहिए, वो केयर नर्स के द्वारा दी जाती है। ये क्या होता है, नर्सिंग प्रक्रिया के कुछ लाभ होते हैं और कुछ उद्देश्य होते हैं। अगर यहाँ आप नेक्स्ट वन की बात करोगे तो 5 स्टेप के अंदर नर्सिंग प्रोसेस कंप्लीट होती है। पहला है असेसमेंट, दूसरा क्या है, डायग्नोज करना। असेसमेंट का मतलब क्या होता है, लक्षण देखना। डायग्नोसिस का मतलब होता है बीमारी का पता करना कि ये लक्षण कौन सी बीमारी में होते हैं। तीसरा क्या होता है, प्लान, क्योंकि आपको पता चल गया ये तो लक्षण है और ये बीमारी है, अब इस बीमारी को ठीक करने के लिए आप क्या क्या योजना बना सकते हो, कौन कौन सी दवाइयां इसको दे सकते हो। फिर इम्प्लीमेंट, उन प्लान को जो आपने सोचा है कि आप उसको पैरासीटामोल दे रहे हो, दस्त को कम करने वाली दवाई दे रहे हो, वॉमिटिंग को कम करने वाली दवाई दे रहे हो, तो उनको आप दो और दे के पता करो, उनका मूल्यांकन करो लास्ट में, और मूल्यांकन में अगर सही आ रहा है तो वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू चलेगा, बट अगर वो ट्रीटमेंट का कोई फायदा नहीं हो रहा है तो आप क्या करते हो, ट्रीटमेंट चेंज करते हो। इसीलिए इवाल्युएशन किया जाता है। पहले लक्षण देके फिर पता चला कि ये लक्षण इस बीमारी की है,
आपने उस बीमारी को ठीक करने के लिए प्लान किया, ठीक है, योजना बनाई कि हमें इसको ये देना है। जब वो आप देने लग गए, स्टार्ट कर दी, फिर आपने उसका इवाल्युएशन किया, मूल्यांकन किया, और मूल्यांकन में पता चला ये दवाइयां काम कर रही है, तो आप उनको कंटिन्यू रखोगे। बट अगर ये लगा कि ये दवाई काम नहीं कर पा रही है, मूल्यांकन में पता चला, तो आप उन दवाइयों को हटा के फिर दूसरी दवाई चेंज करते हो, दूसरा प्लान, दूसरी योजना बनाते हो अब उसके लिए। समझ में आ रहा है? ये सारे के सारे क्या होते हैं, इस असेसमेंट की प्रोसेस होती है, नर्सिंग प्रोसेस की। प्रॉब्लम पर लक्षण देखो, फिर प्रॉब्लम पता करो, प्लानिंग करो, फिर इंप्लीमेंट करो, और लास्ट में उस प्लान की गई चीजों का मूल्यांकन करो। मूल्यांकन सही है तो आप सब कुछ ठीक कर रहे हो, अगर मूल्यांकन सही नहीं है तो आप दोबारा से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि नहीं, हम अब हमें इसको ये वाला शायद ट्राई करवाना चाहिए, ये दवाई देनी चाहिए, इस दवाई से ये ठीक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? ये सारी की सारी चीजें किसमें इंक्लूड होती है? नर्सिंग प्रोसेस के अंदर। ये हमने पढ़ा मेडिकल सर्जिकल क्या होता है, हेल्थ क्या होती है, और हेल्थ है वो अनहेल्दी, मतलब बीमारी में कैसे बदल जाती है, और उस बीमारी का पता हम लोग इस प्रोसेस के द्वारा कैसे करते हैं, और कैसे इनका ट्रीटमेंट करके हम मूल्यांकन कर सकते हैं। ये सारा का सारा किसके अंदर आता है? इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर। इज दैट क्लियर? आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई होगी। बाकी क्लास हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।